तो देखो बच्चों, आज हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में सेंट्रल बैंक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये आपका मनी इन्फ्लेशन के अंदर का ही पार्ट है, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक का जो फंक्शन है पहले देख लेते हैं। हालांकि इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, मेनली आपका इसका सेकंड क्वेश्चन जो है क्रेडिट कंट्रोल, उसके ऊपर ही आता है। लेकिन हम लोग फंक्शन को भी थोड़ा डिकोड कर लेते हैं। सेंट्रल बैंक का मतलब है इंडिया में आरबीआई। सेंट्रल बैंक का मतलब क्या है? आरबीआई। तो यहाँ पे पहली बार हम लोग फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक पढ़ लें। तो सेंट्रल बैंक का जो फंक्शन है वो दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला पार्ट है प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। पहला जो है प्राइमरी फंक्शन, इशूअर ऑफ द करेंसी, यानी कि आरबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का ये फंक्शन होता है कि वो क्या करता है, मार्केट में करेंसी को इशू करता है, यानी नोट को प्रिंट करता है। दूसरा बैंकर टू द गवर्नमेंट, यानी ये गवर्नमेंट का बैंक है, ठीक है। तीसरा बैंकर्स ऑफ बैंक, यानी जितने भी बैंक है उनका एपेक्स बैंक है, ये फादर ऑफ ऑल बैंक है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी फंक्शन, यानी कि कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जो फॉरेन फॉरेक्स का काम होता है वो इसी के द्वारा होता है। उसके बाद कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का कंट्रोल होता है वो सेकेंडरी फंक्शन के अंदर आता है, वो सेंट्रल बैंक के द्वारा ही होता है। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, यानी कि जो भी आदमी रेंडर लेता है, मतलब लोन लेता है, उस लोन को लास्ट रिसोर्स यही होता है, इससे ऊपर नहीं जाएगा। जैसे कि सबसे पहले क्या होता है, एक रिटेलर को लोन चाहिए, वो कहाँ जाएगा? कमर्शियल बैंक में जाएगा। कमर्शियल बैंक कहाँ जाएगा? स्टेट बैंक के पास जाएगा, या स्टेट बैंक खुद अपने आप में कमर्शियल बैंक है, तो वो चला जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, ठीक है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अगर जाना है तो इंडिया में उससे ऊपर वो नहीं जा सकता, क्योंकि वो एपेक्स है, यानी इंडिया का वो लास्ट रिसोर्ट है, ठीक है। इससे ऊपर जाएगा तो वर्ल्ड बैंक में जाना पड़ेगा। डेवलपमेंट ऑफ फंक्शन, मतलब ये डेवलपमेंटल फंक्शन होता है, ठीक है। अब इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्रेडिट कंट्रोल के ऊपर आता है। क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है? मॉनेटरी पॉलिसी होता है, और ये मॉनेटरी पॉलिसी किसके द्वारा रेगुलेट होता है? आरबीआई के द्वारा रेगुलेट होता है। अब इसकी दो प्रकार की क्वालिटी होती है, मतलब दो तरह की मॉनेटरी पॉलिसी होती है। पहला है क्वालिटेटिव और दूसरा है क्वांटिटेटिव। सबसे पहले हम अगर क्वालिटेटिव की बात करें तो सबसे पहला होता है बैंक रेट, दूसरा होता है रेपो रेट, और तीसरा होता है रिवर्स रेपो रेट, और उसके बाद होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, और लास्ट में होता है एलआरआर। एलआरआर के बारे में हम लोग थोड़ा सीख चुके हैं इससे पहले। अब सबसे पहले बात करते हैं हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट की, यानी कि बैंक रेट। अब होता क्या है कि जनरली लोगों को, पब्लिक यानी जनता, ये जैसे हमने ये बनाया है, ये कौन है? पब्लिक है। ये है पीएनबी, यानी कि आप इसको कमर्शियल बैंक, क्या समझेंगे? कमर्शियल बैंक। आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक कौन है? एपेक्स बैंक ऑफ ऑल बैंक, ठीक है। बैंक ऑफ ऑल बैंक यानी एपेक्स, यानी कि ये पापा है, पापा, और ये बेटा, और ये पोता, ठीक है, यानी ये पब्लिक है। पब्लिक को पैसे का जरूरत है, पब्लिक कहाँ जाएगा? पब्लिक लोन लेने जाएगा पीएनबी के पास, यानी कोई भी कमर्शियल बैंक के पास। कमर्शियल बैंक को क्या बोलेगा कि भैया हमको लोन चाहिए, तो बोलेगा लोन मिलेगा, आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लोन अगर आप लोगे आपको क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इसी को क्या बोलते हैं? लैंडिंग रेट बोलते हैं, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको ब्याज मिल जाए, ठीक है। अब क्या है, क्रेडिट कंट्रोल कैसे काम करता है देखो। अब ये जो कमर्शियल बैंक है ना, ये जो पब्लिक को पैसा देगा, ये पब्लिक को पैसा कहाँ से देगा? दो तरह से दे सकता है। एक तो एक पब्लिक है जो इसके पास पैसा जमा रखता है, लेकिन जितना पैसा जमा रखता है उतना ही पैसा लोन में तो दे नहीं सकता है, क्योंकि कुछ सिक्योरिटी रखना पड़ता है। तो अदर लोग, जो मैक्सिमम लोग लोन लेने के लिए, जितना ज़्यादा लोग लोन लेगा उतना ही बैंक के लिए बिजनेस अच्छा होगा। लेकिन बैंक से कोई लोन ही नहीं लेगा तो बैंक का बिजनेस अच्छा होगा क्या? नहीं ना। बैंक का तो मेन बिजनेस ही है
लोन देना, जितना लोन देगा उतना ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। तो इसके पास भी तो पैसे की कमी होगी, तो कमर्शियल बैंक कहाँ जाएगा? आरबीआई के पास, पापा पैसा दो, है ना। तो पापा बोलेगा ठीक है बेटा पैसा तो देंगे, लेकिन हमको भी इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि तुम बेटा पैसा तो ऐसे नहीं रखेगा, तुम पैसा को क्या करेगा? इस्तेमाल करेगा, मार्केट में देगा, तो मार्केट में तुमको इंटरेस्ट मिलेगा, तो हमको भी इंटरेस्ट चाहिए। बोला ठीक है पापा, हम 6% इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है, तो हमको 4% में दो, या हम 9% ले रहे हैं, आप हमको 7% में दो, 1% का जो भी घेड़ घाड़ हो अपना बिजनेस कर लेगा, ठीक। तो यहाँ से पैसा यहाँ आ गया, तो जब पैसा यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुआ, यहाँ से यहाँ आया, यानी पब्लिक के हाथों में पैसा आएगा। तो जितना ज़्यादा पब्लिक के हाथों में पैसा आएगा, उसके पास क्या हुआ? लिक्विडिटी बढ़ेगा, और जब लिक्विडिटी बढ़ेगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लगेगा, तो वो क्या करेगा? जब बैंक से पैसा इजीली तुमको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलने लगेगा, तो तुम खर्चा ज़्यादा करेगा। जो चीज़ तुमको नहीं खरीदना वो भी ईएमआई में खरीदे जा रहा है ना। तो क्या होगा कि रेट ऑफ, अब क्रेडिट कंट्रोल करना है, यानी महंगाई बढ़ रहा है, तो हमको महंगाई को क्या करना है? कंट्रोल करना है, यानी इन्फ्लेशन को कम करना है। तो उस इन्फ्लेशन को कम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देंगे। तो जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट ये बढ़ाएगा, पीएनबी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देगा, तो पब्लिक को रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देगा। अब मान लो ये 1 लाख रुपया का लोन लेने आया था, इसको क्या रेट में मिल रहा था? 5% का रेट में मिल रहा था, ठीक है। अब क्या हुआ? अब बोला कि हम 5% के जगह 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट करेंगे, तो ये बोला 1 लाख नहीं, अब हम 50,000 ही लोन लेंगे, समझ आया। तो जैसे ही लोन कम लेगा, तो मार्केट में क्या है? लिक्विडिटी कम हो जाएगा। जैसे ही मार्केट में लिक्विडिटी कम आएगा, तो डिमांड भी कम हो जाएगा, और डिमांड जब कम होगा तो कंजम्पशन कम हो जाएगा। उस समय क्या है? लोग पैसा सेव करने के लिए सोचेंगे, क्योंकि खर्च करने से बचेंगे ना, खर्च को कट डाउन करेंगे। तो जैसे ही खर्च को कट डाउन करेंगे, वैसे ही आपका क्या होगा? कंजम्पशन स्लो हो जाएगा, और जब कंजम्पशन स्लो होगा तो इन्फ्लेशन धीरे धीरे रिड्यूस होगा। अब आता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या है? जिस प्रकार से आदमी लोन लेता है ना, उसी प्रकार से पब्लिक जो है पैसा को ले जाके बैंक में जमा करता है। अब क्या है? अगर मान लो पब्लिक को रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा, तो पब्लिक क्या करेगा? पैसा को ले जाके बैंक में जमा कर देगा, यही ना। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हमारा बैंक का बढ़ गया, तो क्या करेगा? पब्लिक पैसा बैंक में जमा रखेगा। लेकिन अब जैसे इसके पास पैसा ज़्यादा था, सॉरी पैसा इसको चाहिए था, जैसे पीएनबी को पब्लिक को देने के लिए, तो वो लोन किससे ले रहा था? आरबीआई से। अब यहाँ पे पब्लिक पैसा ला के दे दिया, अब बोला पापा पैसा संभाल नहीं पा रहा हूँ, बहुत पैसा है, लेकिन हमको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। तो बोला ठीक है पैसा हमको दे दो, हम दूसरा जगह लगा देंगे, लेकिन ये भी इंटरेस्ट लेगा, ठीक है, तो इसको भी इंटरेस्ट मिलेगा। अब क्या है? पब्लिक को अगर मान लो हम बोले कि आज फिक्स डिपॉजिट 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो लोग क्या करेगा? चलो 1 लाख रुपया जमा कर दिया, थोड़ा बहुत रखा है, लेकिन जैसे पता चलेगा 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाए, तो बोलेगा भाई 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो क्यों स्टॉक मार्केट में गोल्ड में इधर उधर लगाना, पैसा सेफ है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। और जितना ज़्यादा हमको इन्फ्लेशन को कम करना है, हमको क्या करना पड़ेगा? रिजर्व रेपो रेट को बढ़ा देना होगा। जैसे रिजर्व रेपो रेट बढ़ा देंगे, तो क्या होगा? सब लोग पैसा यहाँ जमा करेगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। अगर हमको इसका उल्टा करना है, इन्फ्लेशन बढ़ाना है, मार्केट में बहुत ज़्यादा क्रंच आ गया है, लिक्विडिटी ड्राई हो गया है, अब इन्फ्लेशन ही नहीं बचा, हर प्रोडक्ट का दाम कम होते जा रहा है क्योंकि बिक ही नहीं रहा है, तब क्या करना? पब्लिक के हाथ में पैसा देना पड़ेगा कंजम्पशन के लिए। क्या करेंगे? बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है रेपो रेट कम कर देंगे। जैसे ही रेपो रेट कम करेंगे,
बैंक से आदमी पैसा निकालने लगेगा, बोले बैंक में रख के कोई फायदा नहीं, उसको कहाँ करेगा, स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, दूसरा जगह इन्वेस्ट करेगा। समझ में आया? अब आता है OMO यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन कहता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। जो गवर्नमेंट का सिक्योरिटीज है उसको क्या करना है, बाइंग करना है और सेलिंग करना है। तो ये पब्लिक है। अगर मान लो तुमको जो गवर्नमेंट बॉन्ड है उस बॉन्ड में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलेगा, यानी मान लो 10 से या 12% का तुमको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो मार्केट में 15 से 20% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है स्टॉक मार्केट, लेकिन वो रिस्की है, म्यूचुअल फंड रिस्की है, लेकिन यहाँ पे रिस्क कम है। अब क्या करेगा आदमी, जाके गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद लिया। अब इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कहाँ आ जाएगा, RBI के पास आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, RBI इशू करता है बॉन्ड को, ठीक है, और सेंट्रल बैंक क्या कर देगा, गवर्नमेंट के पास पैसा देगा। और जब गवर्नमेंट को लगेगा कि हमारा इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा नेगेटिव में आ गया है, तो हमको इन्फ्लेशन को बढ़ाना है, वो क्या करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बाई कर लेगा वापस से और पैसा रिलीज कर देगा। ठीक है, समझ में आया? अब इसके बाद क्या आता है, LRR यानी लीगल रिक्वायरमेंट रिजर्व। ये क्या है, LRR बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो, एक चीज है RBI, एक है PNB, यानी दो। तो यहाँ पे दो चीज है, LRR के अंदर दो चीज होता है, एक को बोलते हैं CRR, एक को बोलते हैं SLR। CRR का मतलब कैश रिजर्व रेशियो, SLR का मतलब होता है सिक्योरिटी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिजर्व। ठीक है, तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिजर्व जो होता है ये स्टेट बैंक के लिए होता है, और CRR जो होता है वो सेंट्रल बैंक के लिए होता है। तो मान लो कि जब भी कोई आदमी, दो चीज़ होता है, एक पब्लिक है जो पैसा डिपॉजिट करता है, एक पब्लिक है जो पैसा लोन के रूप में लेता है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि हमको क्या करना है, पब्लिक के हाथ में पैसा कम पहुंचवाना है, तो हम क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देंगे। यानी कि अगर हम बोलेंगे, सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल रहे हैं, यहाँ पे हम लोग रेट ऑफ जो LRR है उसको बढ़ा देंगे। बेसिक एग्जांपल, एक पब्लिक है जो हमसे 1000 रुपया पैसा बैंक में डिपॉजिट किया, तो इस 1000 रुपया में 10% हम क्या किए, 100 रुपया PNB के पास जमा रख दिए और 100 रुपया RBI के पास जमा रख दिए। इस पैसा को हम छू नहीं सकते हैं, यानी बचा 800 रुपया हम दूसरे पब्लिक को लोन दे सकते हैं। ठीक है, तो पब्लिक हमारे पास लोन लेने 800 आ गया, लेकिन हम चाहेंगे कि और लिक्विडिटी घट जाए, तो हम क्या करेंगे, जो 200 रुपया LRR में रखे थे अब 20% यानी 400 रुपया रखेंगे, यानी 20% हम PNB के लिए और 20% RBI के लिए, यानी 400 रख लिए, तो मेरे से पास बचा कितना है, 600 रुपया। यानी हमको पब्लिक के हाथ में पैसा बढ़ाना है, हम क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा देंगे, मतलब सॉरी LRR रेट, मतलब जो लीगल रिक्वायर्ड रिजर्व है वो क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, तो पब्लिक के पास पैसा कम पहुंचेगा। ठीक, लेकिन अगर हमको बैंक का स्ट्रॉन्गेबिलिटी घटाना है, मतलब कि लोगों तक पैसा पहुंचाना है, तो हम कम कर देंगे, तो जितना हम रिजर्व कम रखेंगे उतना ज़्यादा पैसा यूज़ होगा पब्लिक के पास। ठीक है, उसके बाद देखो आता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। ये जनरली स्टॉक मार्केट वाला लोग आसानी से समझ जाता है। ठीक है, एक सेकेंड रुक जाओ। अच्छा, अब क्या है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है, जैसे कि मॉर्गेज लोन के बारे में सुने हो। मॉर्गेज लोन का मतलब बंधक रखते हैं हम लोग सामान को लोन लेने के लिए,
तो मान लो तुमको बैंक से लोन लेना है 100 रुपया का, ठीक है, और तुम 120 रुपया का सिक्योरिटी अगर तुम देते हो, तो तुम मोटा मोटी मतलब 120 रुपया का सिक्योरिटी दिए 100 रुपया का लोन ले रहे हो, तो तुम क्या करोगे, इजिली लोन ले लोगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो 20 रुपया है ना, यही हमारा मार्जिन है, ओके। अब जैसे हमको मान लो 100 रुपया के लोन के लिए तुमसे 180 रुपया का हम सिक्योरिटी लेंगे, तो तुम क्या करोगे, लोन थोड़ा और कम लोगे। अगर हम बोलेंगे 100 रुपया का तुमको लोन चाहिए, तुमको 300 रुपया डिपॉजिट, 300 का सामान देना होगा, तुम और कम लोन लेने का इच्छा जताओगे। यानी लोगों की जो इच्छा है लोन लेने की, वो क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। और लोगों की इच्छा जब कम होगी तो क्रेडिट कंट्रोल अपने आप हो जाएगा। क्रेडिट बने उधार, उधार कंट्रोल होगा, उधार कंट्रोल होगा। अगर मान लो फिर हमको उसकी इच्छा जगानी है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, अरे चलो बिना सिक्योरिटी का ही लोन ले लो, एकदम धक्का धक सब आके लोन ले लेगा, है ना। पर्सनल लोन पहले ऐसे ही मिलता था। क्लियर, यही आपका क्रेडिट कंट्रोल सिस्टम है। आई होप तुम लोगों को बहुत इजीली समझ में आ गया होगा, और ये एग्ज़ाम में एकदम श्योर शॉट आता है, ठीक है। बट इसके अंदर ये तो हम समझा दिए, बट तुम्हारे स्कूल के जो बुक में लिखा हुआ है कंटेंट, एग्ज़ाम में उस कंटेंट को ही लिखना है। बट हम जिस तरह से ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से समझाए हैं, तुम्हारा एग्ज़ाम में दिमाग में छप गया होगा, इजीली तुम कर पाओगे। ओके, बाय।